हेलो एंड वेलकम टू इंडियाज़ वर्ल्ड। पुराने ज़माने में एक कहावत थी कि सेनापति को मार दो तो सेना खुद ब खुद मर जाएगी। अमेरिका ने भी शायद इसी सोच के साथ 28 फरवरी को ईरान की पूरी लीडरशिप को मार दिया होगा। पर ईरान के साथ ऐसा होता तो नहीं दिखता, जिसने अमेरिका की मुश्किलें तो बढ़ा ही दी हैं, साथ ही कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले तो सवाल ये उठता है कि जब ईरान की सारी लीडरशिप मारी जा चुकी है तो ईरान की तरफ से आखिर लड़ कौन रहा है। और दूसरा और इससे भी बड़ा सवाल ये है कि जब सारी लीडरशिप ही मारी जा चुकी है तो उसके बावजूद भी ईरान इतनी टक्कर यूएस को दे कैसे रहा है। तो सबसे पहले तो इस बात को समझते हैं कि जब कोई लीडरशिप ही नहीं है ईरान में तो आखिर ईरान की तरफ से ये युद्ध लड़ कौन रहा है। और जब हम ये जानेंगे तो हमें पता लगेगा कि ईरान इस युद्ध की तैयारी कोई आज से नहीं, पिछले 25 साल से कर रहा था। जी हाँ, पिछले 25 साल से वो जानता था कि एक ना एक दिन यूएस उस पर हमला ज़रूर करेगा। तो आइए शुरू करते हैं। बात है 20 मार्च 2003 की। ये वो तारीख है जिस दिन यूएस ने इराक पर हमला किया था। और यहाँ पर भी इंटरेस्टिंग बात ये है कि इराक पर हमला करते हुए भी यूएस ने वही दो कारण दिए थे जो आज ईरान पर हमला करते वक्त दिए हैं। यानी कि पहला कारण दिया था कि इराक न्यूक्लियर वेपन बना रहा है, इंटरनेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा हो सकता है। और दूसरा कारण दिया था कि इराक की सरकार इराक के लोगों पर जुल्म कर रही है। और आज ईरान पर हमला करते वक्त भी यूएस वही दो कारण दे रहा है जो उसने 2003 में दिए थे। पहला कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बना रहा है, और दूसरा ईरान की सरकार उसके लोगों पर जुल्म कर रही है। मगर फ़र्क इतना है कि 2003 में अमेरिका को सिर्फ 26 दिन लगे थे इराक को अपने घुटनों पर लाने में। पर आज की कहानी कुछ और है। क्या कारण है कि अमेरिका ईरान के साथ वो नहीं कर पाया जो उसने इराक के साथ 2003 में किया था। और ईरान ने ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी अपनाई जिसने यूएस को मुश्किल में डाल दिया। आइए इसको अच्छे से देखते हैं। जब यूएस ने 2003 में इराक पर हमला किया था तो ईरान, जो कि इराक का पड़ोसी देश है, वो चुपचाप देख रहा था। उसे उस वक्त ये बात तो समझ में आ गई थी कि सेंट्रलाइज्ड कमांड मिलिट्री स्ट्रक्चर से तो अमेरिका का सामना नहीं किया जा सकता। अब ये सेंट्रलाइज्ड कमांड स्ट्रक्चर क्या है? सेंट्रलाइज्ड कमांड स्ट्रक्चर में ये होता है कि सारे डिसीजंस लेने की पावर एक ही लेवल पे होती है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल इंडिया खुद है। इंडिया में वॉर से रिलेटेड जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं वो पीएम और कैबिनेट के लेवल पर ही लिए जाते हैं। कैबिनेट में इसके लिए एक अलग से कमेटी बनाई जाती है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, सीसीएस। आपने कई बार देखा होगा पीएमओ की तरफ से इस कमेटी की जब भी मीटिंग होती है तो एक्स पर इसकी पिक्चर्स अपलोड की जाती हैं। और इस कमेटी के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर खुद होते हैं। वैसे तो इसके फ़ायदे हैं, जैसे डिसीजन फास्ट लिए जाते हैं और एक पाइपलाइन में लिए जाते हैं, पर इसका नुकसान भी है। और नुकसान ये है कि अमेरिका जैसे लोग इस स्ट्रक्चर का फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि अमेरिका की यही स्ट्रेटजी रहती है कि पूरी लीडरशिप को एक ही बार में मार देता है और फिर उनकी जगह पे अपनी पसंद के लोग बैठा देता है, जैसा उसने इसी साल 3 जनवरी को वेनेजुएला में किया। और यही उसने ईरान के साथ भी करना चाहा। इसीलिए 28 फरवरी को अमेरिका ने ईरान की पूरी टॉप लीडरशिप मार दी, जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर खामीनी भी थे। पर ईरान ने, जो अमेरिका ने 2003 में इराक पर हमला किया था, उससे सीख लेके ऐसी सिचुएशन से निपटने के लिए पहले से ही तैयारी कर रखी थी। इसीलिए मैंने बोला था कि ईरान ने इसकी तैयारी आज से 25 साल पहले ही शुरू कर दी थी। तो आइए अब ईरान की उस स्ट्रेटजी के बारे में बात कर लेते हैं जिसकी तैयारी वो पिछले 25 साल से कर रहा था और जिसका अमेरिका के पास अब कोई जवाब नहीं है। सबसे पहले तो ईरान ने अपनी आर्मी, जिसे वो IRGC कहता है, यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स को 31 हिस्सों में तोड़ दिया था। इसे इस तरीके से समझिए कि जैसे इंडिया में अलग अलग स्टेट्स हैं, जैसे यूपी, पंजाब, हरियाणा एट्सेट्रा, उसी तरह ईरान में भी 31 स्टेट्स हैं, यानी 31 प्रोविंस हैं। पर जैसे पूरे इंडिया में एक ही आर्मी है जिसके एक ही चीफ होंगे पूरे इंडिया के, ईरान में ऐसा नहीं है। ईरान में 31 चीफ हैं, यानी हर प्रोविंस का एक। इन सब के पास अपने अपने हथियार हैं और अपने अपने ही सिपाही हैं। यहाँ तक कि हेडक्वार्टर्स भी अलग अलग हैं और इनका एक दूसरे से भी कोई लेना देना नहीं है। बस इनमें ना एक चीज़ कॉमन है कि ये सारे ईरान के सुप्रीम लीडर को रिपोर्ट करते हैं। मतलब आप ईरान की पावर हायरार्की को समझिए। सबसे ऊपर आता है सुप्रीम लीडर, जो कि खामेनी थे। जैसे हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति होते हैं, ठीक वैसे। लेकिन फ़र्क ये है कि इंडिया में सबसे ऊपर राष्ट्रपति होते हैं, उनके नीचे प्रधानमंत्री और उनके नीचे आर्मी। लेकिन ईरान में क्या है कि सुप्रीम लीडर के नीचे ही प्राइम मिनिस्टर और सुप्रीम लीडर के नीचे ही आर्मी है। और अब आते हैं आज की सिचुएशन पर कि अगर सुप्रीम लीडर को कुछ हो जाता है तो ये 31 चीफ किसे रिपोर्ट करेंगे। तो इसका जवाब ईरान ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से ही लिख रखा है।
ईरान के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 110 में साफ साफ लिखा हुआ है that the sole command authority over the armed forces exclusively in the supreme leader. No other institution, nor the president, nor the parliament, nor the judiciary possess constitutional power to issue military orders. इसका मतलब सुप्रीम लीडर के अलावा किसी के पास ये अथॉरिटी नहीं है कि मिलिट्री को ऑर्डर दे सके। तो ऐसी सिचुएशन में जब सुप्रीम लीडर को मार दिया गया हो और कोई भी नया सुप्रीम लीडर ना चुना गया हो, तब तक ये जो 31 चीफ हैं ये पूरी तरह से आज़ाद हैं और ये अपने फैसले खुद लेंगे। ना ही प्रधानमंत्री और ना ही पार्लियामेंट इनको कुछ कह सकती है करने के लिए। और इसके अलावा ईरान ने इन चीफ्स के उत्तराधिकारी यानी सक्सेसर्स को भी पहले से ही चुन रखा है कि कल को अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि अमेरिका इन 31 के 31 को भी मार दे तो उसके बाद भी लड़ाई जारी रहे। और ऐसा इसीलिए किया गया था क्योंकि अमेरिका की ये स्ट्रेटजी बहुत पुरानी है। वो अपने दुश्मन देश की टॉप लीडरशिप को मार देता है और उनकी जगह पे अपनी पसंद के व्यक्ति को बिठा देता है, जैसा उसने वेनेजुएला में किया है और जैसा उसने बांग्लादेश में किया था मोहम्मद यूनिस को बिठा के। हालांकि बांग्लादेश में उसे आर्मी की भी ज़रूरत नहीं पड़ी थी, सिर्फ प्रोटेस्ट से ही काम चल गया था। पर ईरान में वो करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि अमेरिका अगर अपनी पसंद का कोई लीडर ईरान में बैठा भी देता है तो वो 31 आर्मी के चीफ उस लीडर की नहीं सुनेंगे और लड़ाई जारी रखेंगे। इसीलिए अब अमेरिका को समझ नहीं आ रहा कि युद्ध में घुस तो गया पर उससे बाहर कैसे निकले, क्योंकि युद्ध को ख़त्म करने के लिए या डिप्लोमेसी के लिए बात करनी पड़ती है और बात करने के लिए लीडरशिप चाहिए होती है। और लीडरशिप को तो अमेरिका पहले ही मार चुका है। ईरान को वेनेजुएला समझना ट्रंप को महंगा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि यूएस का अनुमान था कि जैसे वेनेजुएला में 2-1 दिन में युद्ध समाप्त कर दिया था, यहाँ भी वही होगा। इसीलिए उन्होंने पहले दिन ही पूरी लीडरशिप को मार दिया था। और यही कारण है कि युद्ध खत्म होने से पहले ही ट्रंप ने एक पॉलिटिकल रैली में खुद की जीत की घोषणा भी कर दी। क्योंकि हमें यहाँ पे समझना होगा कि ट्रंप इस बात पर चुनकर आए थे कि उनकी ओपोजिशन ने यूक्रेन में बहुत पैसा बर्बाद किया युद्ध करके। इसीलिए ये युद्ध जितना लंबा चलेगा उतनी ही ट्रंप के लिए मुश्किलें ज़्यादा होंगी और इसीलिए ईरान की ये कोशिश है कि ये युद्ध ज़्यादा से ज़्यादा लंबा खींचा जाए। खैर, ऐसी अब खबरें भी हैं कि ईरान ने अपना नया सुप्रीम लीडर चुन लिया है, मुज्तबा खामेनी। बताया जा रहा है कि ये जो पिछले सुप्रीम लीडर थे उनके सुपुत्र हैं। सुनने में ये भी आया है कि ये भी 28 फरवरी को अमेरिका के हमले में जख्मी हुए थे। हालांकि इनके बारे में पूरी जानकारी अभी बाहर नहीं आई है, जैसे ही आएगी तब इनके बारे में भी चर्चा करेंगे। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं जल्दी।